एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं और लाइव प्रोसेसेस अभी तक आता ही नहीं है, आता है लेकिन रिवाइज नहीं हो पा रहा है। तो टेंशन की क्या है बात। आई एम आशा सूर्यवंशी, योर बायोलॉजी ट्यूटर, योर बायोलॉजी एजुकेटर। आई एम हियर ताकि हम इस लाइव प्रोसेसेस की पटाख से रिवीजन कर पाए। आई होप यू ऑल आर रेडी। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, कॉपी पेंसिल लेके रेडी बैठना और बिल्कुल एक्शन होने वाला है आज की क्लास में। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले लाइव प्रोसेसेस का मतलब क्या है। लाइव प्रोसेसेस यानी वो फंक्शन जो आप जिंदा रहने के लिए करते हैं। ये 4 टाइप के होते हैं, लेट्स से न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन। इस डायरी का सबसे पहला पन्ना जब हम पलटेंगे तो हम पढ़ेंगे सबसे पहला टाइप ऑफ लाइव प्रोसेस, दैट इज न्यूट्रिशन। लेट्स गो। न्यूट्रिशन का मतलब क्या है। न्यूट्रिशन का मतलब है न्यूट्रिएंट्स, यानी कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल जो आपको फूड से मिल रहे हैं। तो न्यूट्रिएंट्स का इंटेक करना और उसको इस्तेमाल करना एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए। 2 तरीके के न्यूट्रिशन होते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो जो ऑटोट्रॉफ परफॉर्म करते हैं एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो जो हेटेरोट्रॉफ परफॉर्म करते हैं। इजी। ऑटो का मतलब होता है ऑटो का मतलब होता है सेल्फ एंड ट्रॉफ एज इन नरिशमेंट से रिलेटेड, यानी वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद से बना पाते हैं उनको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफ। अब खुद से बना पा रहे हैं तो उनको ऑब्वियसली कुछ रॉ मटेरियल चाहिए जैसे कि CO2, पानी, सनलाइट, क्लोरोफिल, राइट। एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यानी जो अपना खाना खुद से नहीं बना पाते बल्कि पौधों पे डिपेंडेंट होते हैं। प्लांट्स एंड कुछ बैक्टीरिया जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया एग्जांपल होते हैं ऑटोट्रॉफ्स के। ऑन द अदर हैंड हम ह्यूमंस, एनिमल्स, फंगस एग्जांपल होते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के। नेक्स्ट चीज, अगर हम इस ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात करें, जिस प्रोसेस से प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं उसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। लेट्स टॉक अबाउट इट। तो अगर मैं बात करूं फोटोसिंथेसिस की, फोटोसिंथेसिस 2 वर्ड से बना है, फोटो एंड सिंथेसिस। फोटो का मतलब होता है लाइट एंड सिंथेसिस का मतलब होता है कॉम्पोजिशन यानी कि फॉर्मेशन, यानी आप फूड की फॉर्मेशन कर रहे हैं लाइट की प्रेजेंस में। तो ये डेफिनेशन हुई। ऑल्सो हमसे पूछा जाता है फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन क्या है, तो ये भी ध्यान से देखते हैं। तो 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 combines with 12 molecules of water giving you glucose, oxygen and water. Do not forget to write sunlight and chlorophyll, क्योंकि ये होता है सनलाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, यानी CO2 वाटर लगा और आपको ग्लूकोज मिल गया। ये ग्लूकोज को बेटा याद रखिएगा स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। लेकिन अगर एनिमल्स में पूछ लिया जाए तो आंसर ग्लाइकोजन होगा, स्टार्च नहीं। स्टार्च प्लांट्स में होगा। प्लांट्स को ये CO2 मिलता है थ्रू द टाइनी ओपनिंग्स कॉल्ड एज स्टोमेटा। ये स्टोमेटा जैसे ही पानी एंटर होता है गार्ड सेल में जो कि किडनी शेप होते हैं, तो स्टोमेटल पोर ओपन हो जाता है, CO2 ले लेता है। और जब भी CO2 की रिक्वायरमेंट नहीं है, पानी एग्जिट करता है, जो गार्ड सेल होते हैं वो श्रिंक कर जाते हैं और जो पोर होता है वो क्लोज कर जाता है। अब ये क्लोरोफिल होता कहां है भाई, फोटोसिंथेसिस हो कहां रही है। तो अगर हम एक लीफ का क्रॉस सेक्शन देखें तो उसकी सबसे ऊपर वाली लेयर एपिडर्मिस, नीचे वाली भी एपिडर्मिस, और उसके ऊपर होता है एक वैक्सी लेयर ऑफ क्यूटिकल। अगर हम बात करें जो हमारी एपिडर्मिस के बीच वाली लेयर है यानी मेसोफिल लेयर, वहां पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट और इसी क्लोरोप्लास्ट के पास पाया जाता है क्लोरोफिल, और यही क्लोरोफिल होता है जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज लीव्स, और लीव्स में भी पूछा जाए तो आंसर क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। अब फोटोसिंथेसिस से आपसे अगर मैकेनिज्म आ जाए या फिर इवेंट्स पूछ ले जाए तो आप 3 चीज इसको तोड़ देंगे। दैट इज, सबसे पहले लाइट एब्जॉर्ब होगी क्लोरोफिल के द्वारा, नंबर 1। देन आप क्या करेंगे, इस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देंगे केमिकल एनर्जी में यानी ATP मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में। जैसे ये किया, साथ में पानी को तोड़ देंगे इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ दिया हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। याद रखिएगा ऑक्सीजन जो फोटोसिंथेसिस में आ रहा है वो पानी से आ रहा है, ना कि CO2 से, ये कंफ्यूजन होती है। ऑल्सो CO2 का रिडक्शन हो जाएगा
कार्बोहाइड्रेट में यानी कि ग्लूकोज में। ये था मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। थोड़ी सी गाड़ी आगे बढ़ाते हैं तो चलती है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के टाइप्स पे। 3 टाइप होते हैं, होलोजोइक, सैप्रोफाइटिक एंड पैरासिटिक। होलोजोइक यानी जो हम करते हैं, हम फूड का इंटेक करते हैं, अंदर ही डाइजेशन और उसका अब्जॉर्प्शन। ह्यूमंस, अमीबा एंड पैरामीशियम एग्जांपल है। सैप्रोफाइटिक जो डेड से अपना न्यूट्रिएंट्स लेते हैं एंड ऑल्सो रिमेंबर ये डाइजेशन बॉडी के बाहर करते हैं, अंदर नहीं। फंगस इसका एग्जाम्पल है। पैरासिटिक जो जिंदा चीजों से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, जैसे कि लीच, अमरबेल, कस्क्यूटा इसका एग्जाम्पल है। अब अगर हम बात करें अमीबा की या फिर पैरामीशियम की या फिर ह्यूमंस की होलोजोइक न्यूट्रिशन की, ये 5 बेसिक स्टेप में डिवाइडेड है। इंजेशन होना फूड का, फिर उसका ब्रेकडाउन होना, डाइजेशन, फिर उसका एब्जॉर्प्शन होना इनटू द ब्लड एंड डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पहुंचना, एसिमिलेशन उसका इस्तेमाल होना एनर्जी के लिए, एंड इजेशन यानी कि वेस्ट से बॉडी का रिमूवल होना। अमीबा की कोई फिक्स शेप नहीं होती, यूनिसेल्युलर है, तो ये फूड कहीं से भी ले सकता है विद द हेल्प ऑफ द स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया को फ्यूज करके फूड वैक्यूल बनाता है जिसमें डाइजेशन होता है एंड अल्टीमेटली एब्जॉर्प्शन होएगा, असिमिलेशन होएगा और इजेशन हो जाएगा। ये बात याद रखना कि पैरामीशियम जो होता है उसमें ये डिफरेंस है कि उसके पास एक स्पेसिफिक स्पॉट होता है इंजेशन के लिए यानी फूड इंटेक के लिए, एंड स्पेसिफिक स्पॉट होता है इजेशन के लिए यानी वेस्ट रिमूवल के लिए। और अगर आपसे कोई पूछ ले कि ये साइट तक पहुंचेगा कैसे, विद द हेल्प ऑफ हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट कॉल्ड एज सीलिया ऑल ओवर द पैरामीशियम। नेक्स्ट चीज पे चलते हैं, दैट इज हमारा प्यारा ह्यूमंस। ह्यूमंस में डाइजेशन होता है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की मदद से। 2 पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है। एक आपका पूरा का पूरा एलिमेंट्री कैनाल जो स्टार्ट होता है माउथ से, देन ईसोफेगस, देन स्टमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, फाइनली एनस, जो यहाँ पे एक्चुअली डाइजेशन हो रही है। बट इसके अलावा कुछ हमारे एसोसिएटेड ग्लैंड्स होते हैं जो डायरेक्टली डाइजेशन में इस पूरे डाइजेस्टिव ग्लैंड का पार्ट तो नहीं होते, बट डाइजेशन में मदद करते हैं कुछ ना कुछ सिक्रीशन बना के। लेट्स से सलाइवरी ग्लैंड ने सलाइवा बना दिया है ना, हमारी लिवर ने बाइल जूस बना दिया। अब ये डाइजेशन हो कैसे रहा है, क्विकली हम देखते हैं। सबसे पहले माउथ में होते हैं टीथ जो फूड को तोड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड होते हैं जो बनाते हैं सलाइवरी अमाइलेज। ये सलाइवरी अमाइलेज याद रखिएगा बच्चा पार्टी, तोड़ता है शुगर को, यानी कि स्टार्च की डाइजेशन माउथ में स्टार्ट हो जाती है और टंग जो होती है फूड को मिक्स करती है। फिर फूड जाता है ईसोफेगस में जहां पे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है यानी ऑल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन मूवमेंट। उसके बाद फूड जाता है स्टमक में। स्टमक में 3 चीजें हैं, एचसीएल, पेप्सिन एंड म्यूकस। पेप्सिन प्रोटीन को तोड़ता है और इसको एक्टिवेट करता है एचसीएल। इसके अलावा अगर मैं HCl के फंक्शन देखूं तो याद रख लेना, हार्मफुल बैक्टीरिया को मार देता है, एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है ताकि पेप्सिन एक्ट कर पाए। याद रखिएगा पेप्सिन सिर्फ एसिडिक मीडियम में ही प्रोटीन को तोड़ता है। जो पेप्सिन रहता है उसने प्रोटीन को तोड़ा, HCl ने वो कंडीशन क्रिएट करी। व्हाट अबाउट म्यूकस? म्यूकस स्टमक की अंदर की लाइनिंग को बचाता है फ्रॉम द एक्शन ऑफ पेप्सिन। तो दैट वाज अबाउट म्यूकस। अब हम फूड जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में जहां पे डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है विद द हेल्प ऑफ द बाइल जूस फ्रॉम द लिवर एंड पेंक्रियाटिक जूस फ्रॉम द पैंक्रियास। तो लिवर से आ रहा है बाइल जूस और पेंक्रियास से आ रहा है पेंक्रियाटिक जूस इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन फॉर द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ द फूड। जो बाइल जूस होता है उसके 2 फंक्शन, इमल्सिफिकेशन यानी लार्ज ड्रॉपलेट ऑफ फैट को छोटे में तोड़ देगा, ऑल्सो फूड को अल्कलाइन कर देगा। पैंक्रियास में ट्रिप्सिन होता है जो प्रोटीन को तोड़ता है, अमाइलेज शुगर को तोड़ता है, एंड याद रखिएगा लाइपेज फैट को तोड़ता है। तो ये बात हुई, जैसे ही डाइजेशन कंप्लीट होगी स्मॉल इंटेस्टाइन में, यहीं पे हो जाएगी एब्जॉर्प्शन विद द हेल्प ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड एज विलाई। विलाई का काम है कि ये सरफेस एरिया बढ़ाते हैं और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक, डिफरेंट ब्लड सेल्स तक इस डाइजेस्टेड फूड को पहुंचाते हैं जहां पे वो एसिमिलेट होगा, इस्तेमाल होगा। याद रखिएगा जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है वहां बचा कुचा फूड जाता है यानी अनडाइजेस्टेड अनअब्सॉर्ब फूड, जिसमें से बचा कुचा पानी और मिनरल्स एब्सॉर्ब होते हैं एंड अल्टीमेटली वेस्ट रिमूव हो जाता है एनएस के द्वारा। तो ये था हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम।
पूरा का पूरा। अब आते हैं रेस्पिरेशन पे। तो डायरी पहुंच चुकी है यार रेस्पिरेशन तक, आई होप इतना क्लियर है। चलिए इसको भी क्लियर करते हैं। रेस्पिरेशन का मतलब है फूड को तोड़ के एनर्जी बनाना, फूड यानी कि ग्लूकोज को तोड़ना। तो सबसे पहले ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है वो टूटता है पाइरुवेट में, विच इज अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल इन द साइटोप्लाज्म। कुछ एनर्जी बनती है बट इट फर्दर ब्रेक डाउन होता है। अगर ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट है, अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में पाइरुवेट फर्दर ब्रेकन डाउन होता है इनटू CO2 वाटर एंड एनर्जी। क्योंकि ये स्टेप हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, हम इस स्टेप को कहेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर आप बहुत स्ट्रीनियस एक्सरसाइज कर रहे हैं, सोच रहे हैं आज ही सिक्स पैक एब्स बना दे, तो एब्सेंस हो जाएगा ऑक्सीजन का, लैक हो जाएगा ऑक्सीजन का, और हमारी मसल सेल में बन जाएगा इंस्टेड ऑफ CO2 वाटर एनर्जी बन जाएगा लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी। लैक्टिक एसिड एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। क्योंकि लैक ऑफ ऑक्सीजन है तो हम इसको कहेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये तो बात हुई ह्यूमंस की। अगर हम बात करें ईस्ट विच इज अ फंगस, उसमें भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, लेकिन लैक्टिक एसिड की जगह बनता है इथेनॉल, CO2 एंड एनर्जी। तो ये डिफरेंस क्लियर है कि हमारी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होती है एरोबिक में, एनारोबिक में नहीं होती है। लोकेशन की बात करूं तो साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया दोनों, यहां पे सिर्फ साइटोप्लाज्म, यहां पे कंप्लीट ब्रेकडाउन, यहां पे इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन, यहां के एंड प्रोडक्ट्स मेंशन कर सकते हैं। और इसमें याद रखिएगा एरोबिक रेस्पिरेशन में ज्यादा एनर्जी, ज्यादा ATP मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं एज कंपेयर टू एनारोबिक रेस्पिरेशन। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो एयर एंटर करती है नॉस्ट्रल से, फिर जाती है नेजल पैसेज में, अल्टीमेटली जाती है फेरिंग्स में विच इज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, फिर जाती है लैरिंग्स विच इज अ फूड बॉक्स, फिर गई वो ट्रैकिया में यानी कि विंड पाइप में। एक और चीज याद रखिएगा, ये ट्रैकिया में पाई जाएंगी कार्टिलेजनस रिंग टू प्रिवेंट द कोलैप्स ऑफ द ट्रैकिया, ताकि ट्रैकिया की वॉल आपस में चिपक ना जाए। ट्रैकिया के बाद जाएगी, फर्दर ब्रेकडाउन डाउन होगी, फर्दर ब्रांचेस होगी इनटू ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड अल्टीमेटली बलून लाइक स्ट्रक्चर मिलेंगे जिसको हम बोलते हैं एल्वियोलाई, जो कि बलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। याद रखना ये जो एल्वियोलाई होता है दे विल बी सराउंडेड बाय ब्लड वेसल्स, ताकि एक्सचेंज हो पाए गैसेस का। यानी कि बेटा एल्वियोलाई से ऑक्सीजन निकल के चली जाए ब्लड में एंड एल्वियोलाई के अंदर CO2 एंटर हो जाए। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एल्वियोलाई? याद रखिएगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। हमारा ये जो ब्रीदिंग का प्रोसेस है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, इंस्पिरेशन, इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन रिच एयर, एंड एक्सपिरेशन, एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर। तो 2 स्टेप में होता है, इसका मैकेनिज्म समझते हैं। सबसे पहले हमारे जो डायफ्राम होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होके फ्लैट हो जाता है। ऑल्सो हमारे जो इंटरकोस्टल मसल रिब्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ताकि रिब्स बाहर की तरफ जाए। इस मूवमेंट की वजह से वॉल्यूम बढ़ जाता है हमारा थोरैसिक कैविटी का या फिर चेस्ट कैविटी का। वॉल्यूम के बढ़ने से याद रखिएगा प्रेशर कम होता है, वॉल्यूम और प्रेशर का उल्टा रिश्ता है। तो जैसे ही वॉल्यूम ज्यादा होता है प्रेशर कम हो जाएगा। और एक और बात याद रखिएगा, एयर मूव करती है फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर प्रेशर एरिया टू अ लोअर प्रेशर एरिया। तो ऑब्वियसली अंदर लो है तो एयर अंदर आ जाएगी फ्रॉम हाई टू लो। एक्सपीरेशन में जस्ट इसका उल्टा है, यानी डायफ्राम वापस से रिलैक्स करेगा और डोम शेप हो जाएगा, और जो रिब्स हैं वो भी बाहर से, रिब्स भी बाहर से, ये पेन चलने को रेडी नहीं है, अंदर की तरफ आएगा, जिसकी वजह से ऑब्वियसली वॉल्यूम कम होगी। वॉल्यूम कम तो प्रेशर ज्यादा, एरिया मूव करती है फ्रॉम द एरिया और रीजन ऑफ हायर प्रेशर एरिया टू अ लोअर प्रेशर एरिया, इसके एयर बाहर चली जाएगी। पूरा मैकेनिज्म यहाँ पे शॉर्ट में एक्सप्लेन है। याद रखिएगा एल्वियोलाई में कुछ वॉल्यूम ऑफ एयर हमेशा रहती है ताकि जो एक्सचेंज है गैसेस को वो ना रुके, और उस वॉल्यूम ऑफ एयर को हम बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। अभी ऑक्सीजन ट्रैवल कैसे करता है ब्लड में? ऑक्सीजन ट्रैवल करता है हीमोग्लोबिन के साथ, जो कि एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जो कि हमारे रेड ब्लड सेल में पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन कहते हैं आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, तो बेटा हीमोग्लोबिन की गाड़ी में बैठ जाता है ऑक्सीजन और उसका ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम लंग्स टू द टिश्यूज। जो CO2 होता है वो थोड़ा ज्यादा सोल्यूबल होता है ब्लड में, पानी में, प्लाज्मा में, इसलिए वो ज्यादा एज कंपेयर टू ऑक्सीजन डिसॉल्व फॉर्म में ट्रैवल करता है। ठीक है, आगे चलते हैं इस गाड़ी को थोड़ा सा और लेके, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन।
ट्रांसपोर्टेशन का मतलब तो सबको पता है, चीजों का मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह तक। ट्रांसपोर्टेशन के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, ब्लड, ब्लड वेसल एंड हमारा हार्ट। अब सबसे पहले ब्लड की बात करते हैं। ब्लड 2 चीजों से बना है। ब्लड बेटा एक टिश्यू है, कौन सा टिश्यू है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। 2 चीजों से बना है ब्लड, एक तो फ्लूइड जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा, एंड दूसरी चीज होती है ब्लड सेल्स जिसको हम कॉर्पसल्स भी बोलते हैं। कॉर्पसल्स, ब्लड सेल्स या ब्लड कॉर्पसल्स, ये बड़ा हाई फाई सा वर्ड कहीं दिख जाए तो समझ जाना भाई किसकी बात हो रही है, ठीक है। तो ब्लड सेल 3 टाइप के होते हैं, आरबीसी जो कि रेड कलर के होते हैं बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन, और वो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। व्हाइट ब्लड सेल व्हाइट कलर के होते हैं और इनका काम है सोल्जर, ये हमारी बॉडी के सोल्जर, यानी आपको बैक्टीरिया से, डिजीजेस से बचाएंगे। प्लेटलेट्स क्लॉटिंग में मदद करते हैं, अगर आप ढूंढ करके गिर जाए, खून हो जाए आपका हाथ, तो वहां पे क्लॉट बन जाता है बिकॉज ऑफ प्लेटलेट्स। ब्लड वेसल्स की अगर मैं बात करूं तो 3 टाइप की होती है, आर्टरी, वेन एंड कैपिलरीज। लिख दे यहां पे आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ब्लड वेसल्स में अब अगर हम डिस्कस करें तो आर्टरी और वेन को कंपैरिजन पढ़ेंगे। आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है एंड वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है। इसकी एक्सेप्शन याद रखना, पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि जो पल्मोनरी आर्टरी होती है वो लेके जाती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड पल्मोनरी वेन लेके जाती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब लेके जहां कहां से कहां रही है याद रख लेना। आर्टरी कैरी करता है, ए फॉर आर्टरी, ए फॉर अवे, तो आर्टरी कैरी करता है ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, यानी हार्ट से बॉडी पार्ट्स तक लेके जाएगा, एंड वेन इसका जस्ट उल्टा, यानी बॉडी पार्ट से हार्ट तक लेके जाएगी। वेन डीऑक्सीजनेटेड, आर्टरी ऑक्सीजनेटेड। आर्टरी में बहुत हाई प्रेशर होता है, इसलिए बैकफ्लो का चांसेस नहीं है, इसलिए यहां पे कोई वाल्व्स नहीं होती है। जो वेन्स होती है यहां पे प्रेशर याद रखिएगा कम होता है, इसलिए यहां पे चांसेस है ब्लड वापस उल्टी डायरेक्शन में, यानी ब्लड का बैकफ्लो हो जाए। इसलिए यहां पे खिड़कियां टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं वाल्व्स, ठीक है। एक और बात याद रखिएगा, क्योंकि आर्टरी में इतना हाई प्रेशर है तो चांसेस है कि जो वॉल है आर्टरी की वो फट जाए, रप्चर हो जाए, इसलिए इनकी वॉल मोटी होती है एज कंपेयर टू वेन्स। अब सबसे पतली वॉल वाली वेसल की बात करूं तो वो है कैपिलरी, सबसे पतली होती है वेसल। क्यों बेटा सबसे थिन क्यों होती है? ताकि इसके थ्रू एक्सचेंज हो पाए। तो कैपिलरीज आपके टिश्यू के पास मिलेंगी ताकि यहां पे सामान का, जैसे गैसेस का, न्यूट्रिएंट्स का, वेस्ट का एक्सचेंज हो पाए ब्लड और टिश्यू के बीच में, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने हार्ट की तरफ। ह्यूमन हार्ट 4 चेंबर होता है, अपर 2 को बोलते हैं एट्रियम, नीचे वाले 2 को वेंट्रिकल। हमेशा याद रख लेना, उल्टा लेबल करेंगे एज इफ यू आर परफॉर्मिंग अ सर्जरी, यानी ये वाली साइड लेफ्ट और ये वाली साइड राइट। तो याद रखिएगा हमारी बॉडी पार्ट से वेना कावा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाके दे देगी राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से वही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाएगा राइट वेंट्रिकल में, एंड राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है लंग्स में। ये लेके जाती है पल्मोनरी आर्टरी, ओनली आर्टरी कैरिंग द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लंग्स ने किया ऑक्सीजनेशन, यानी कि लंग्स से जो ब्लड आएगा वो होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेके आएगी पल्मोनरी वेन इनटू द लेफ्ट एट्रियम, ओनली वेन कैरिंग द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा लेके चली जाएगी द लार्जेस्ट आर्टरी इनटू द बॉडी पार्ट्स। अब यहां पे आपने देखा किस तरीके से ब्लड ने पास किया है हार्ट से ट्वाइस, क्योंकि ब्लड ने हार्ट से 2 बार पास किया है, इसलिए हम इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। इसका फायदा क्या हुआ? कहीं पे भी ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स नहीं हुआ, यानी कि भर भर के ऑक्सीजन जा रहे हैं बॉडी पार्ट से। इस ऑक्सीजन का हम करेंगे क्या? एनर्जी बनाएंगे, अभी बताया था एरोबिक रेस्पिरेशन। और एनर्जी से क्या करेंगे? हम अपना कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करेंगे, जो कि करते हैं बर्ड्स एंड मैमल्स। लेकिन अगर मैं बात करूं हमारी मछलियों की, फिशेस की, उनके पास सब 2 ही चेंबर होते हैं, एक एट्रियम एक वेंट्रिकल, और इनकी सर्कुलेशन को डबल नहीं बल्कि सिंगल सर्कुलेशन कहते हैं, ठीक है जी। आते हैं लिम्फ पे। अब एक तो हमारा हो गया पूरा की ब्लड सर्कुलेशन,
एक और सर्कुलेशन होती है लिम्फेटिक सर्कुलेशन। लिम्फ बनता कैसे है, जैसे ही ब्लड फ्लो हो रहा होता है कैपिलरीज में, जो हमारी वॉल्स होती हैं उसके थ्रू, कैपिलरी की वॉल के थ्रू कुछ फ्लूइड एक्सक्लूड आउट कर जाता है, बाहर एस्केप कर जाता है और वो टिश्यू का पार्ट बनता है, उसको हम बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड या फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड या फिर मैं कहूं लिम्फ। इसको वापस लौटाना जरूरी है, अदरवाइज आपका स्वेलिंग हो सकती है, ब्लड वॉल्यूम कम हो सकती है। तो उसको ब्लड को, इस जो फ्लूइड है इसको वापस लेके जाना है एंड ये फ्लूइड को ही हम बोलते हैं लिम्फ, और इसको वापस लेके जाएंगे लिम्फेटिक कैपिलरी एंड लिम्फेटिक वेसल्स और ले जाके पटक देंगे उसको वेन में। तो इसका फंक्शन एक और याद रखिएगा कि ये डाइजेस्टेड और जो हमारे एब्जॉर्ब्ड फैट्स होते हैं उनका भी ट्रांसपोर्टेशन करवाता है। आगे थोड़ी सी गाड़ी लेके चलते हैं टुवर्ड्स ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में पानी ट्रांसपोर्ट होता है जाइलम की वजह से, कहूं पानी और मिनरल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं जाइलम टिश्यू की मदद से, एंड फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करवाता है फूड। पानी से ऊपर की डायरेक्शन में जाता है, फूड बाय डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट होता है। पानी का ट्रांसपोर्टेशन होता है रूट से लीव्स तक एंड फूड का ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम लीव्स टू डिफरेंट पार्ट्स। जो प्लांट में फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है उसे ट्रांसलोकेशन कहते हैं। इट रिक्वायर्स एनर्जी। पानी का ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो रात के टाइम पे होता है रूट प्रेशर एंड दिन के टाइम पे होता है ट्रांसपीरेशन पुल। रूट प्रेशर रात में एंड ट्रांसपीरेशन पुल दिन में, ये बात याद रखिएगा। ट्रांसपीरेशन पुल टॉल प्लांट्स के लिए भी सफिशिएंट है, जो रूट प्रेशर है वो शॉर्ट प्लांट्स के लिए है। ठीक है जी, आगे चलते हैं लास्ट कॉन्सेप्ट की तरफ विच इज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब है बॉडी से आप हार्मफुल मेटाबॉलिक नाइट्रोजनस वेस्ट जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड निकाल रहे हैं। अब ये जो करते हैं वो करते हैं अपने प्यारे एक्सक्रीटरी सिस्टम की मदद से। सबसे पहले आते हैं ये बीन, राजमा टाइप के स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं किडनी। किडनी का काम है ब्लड को फिल्टर करना और यूरिन बनाना। ठीक है, तो ये काम है सबसे पहले किडनी का। किडनी ने जैसे यूरिन बनाया वो यूरेटर के थ्रू होते हुए आ जाएगी यूरिनरी ब्लैडर में। ये देखिए, ये यूरेटर के थ्रू होते आ गए यूरिनरी ब्लैडर में। तो यूरिनरी ब्लैडर क्या कर रहा है, स्टोर करता है यूरिन को एंड अल्टीमेटली यूरेथ्रा के थ्रू वो बाहर आ जाता है। यही बात इस फ्लो चार्ट में इंडिकेटेड है। अब ये किडनी में ये जो ब्लड फिल्टर कर कौन रहा है, करने वाले का नाम है नेफ्रॉन। ये 3 स्टेप में होता है, फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। फिल्ट्रेशन यानी कि जैसे ही रीनल आर्टरी जो ब्लड लेके आ रही है किडनी तक, वो डिवाइड होके बनाएगी ग्लोमेरुलस यानी कैपिलरी का एक गुच्छा। ये कैपिलरी का गुच्छा एक छलनी की तरह, सीव की तरह काम करेगा, जिसके थ्रू ब्लड फिल्टर हो जाएगा और जो फिल्ट्रेट है वो कलेक्ट हो जाएगा कप लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको हम बोलते हैं बोमेन्स कैप्सूल। और जो फिल्ट्रेट बन रहा है उसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं। लगभग 180 लीटर पर डे बनता है। लेकिन आप यूरिन कितना एलिमिनेट करते हैं, सिर्फ 1 से 2 लीटर। तो बाकी के फिल्ट्रेट का क्या हुआ? ऑब्वियसली भाई पूरे दिन थोड़ी वॉशरूम बैठे रहना है, तो बाकी के जो यूजफुल चीज है, लेट्स से जो फिल्ट्रेट में हमारा ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड है, पानी है, वो हमें वापस चाहिए। तो उसको वापस देने के स्टेप को बोलते हैं रीअब्जॉर्प्शन। तो जब फिल्ट्रेट पूरे के पूरे ट्यूब्यूलर पार्ट में घूम रहा है तो वहां से वो रीअब्जॉर्ब होके कैपिलरीज में आ जाता है। बट जो वेस्ट सामान है वो कैपिलरीज से नेफ्रॉन में भी आता है, जिसको हम बोलते हैं सिक्रीशन। तो ये 3 स्टेप में होता है। अल्टीमेटली यूरिन फॉर्म होता है एंड विच इज एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी। द लाइट येलो और द पेल येलो कलर ऑफ द यूरिन इज बिकॉज ऑफ यूरोक्रोम। अगर आपकी किडनी अच्छे से काम नहीं कर रही है, कुछ डैमेज हो गया है, इन्फेक्शन हो गया है अल्कोहल की वजह से, या फिर ब्लड सप्लाई नहीं आया है प्रॉपर, तो आपकी किडनी खराब हो जाती है एंड उसका सोल्यूशन होता है हीमोडायलिसिस या फिर आर्टिफिशियल किडनी, जहां पे हम पेशेंट का ब्लड लेते हैं और सीरीज ऑफ ट्यूब्स के थ्रू पास करते हैं। इस सीरीज ऑफ ट्यूब्स को बेटा हम रखते हैं एक टैंक में, जिसमें तुमने भरा हुआ है डायलाइजिंग फ्लूइड। तो जितना भी वेस्ट है वो सिंपली मूव हो जाता है फ्रॉम दीज ट्यूब्स इनटू दिस डायलाइजिंग फ्लूइड। अब आप कहेंगे डायलाइजिंग फ्लूइड में क्यों मूव हो रहा है? क्योंकि डायलाइजिंग फ्लूइड ऑलमोस्ट सेम है आपके प्लाज्मा की तरह, और ये जो ट्यूब्स हैं वो बनी हुई है सेलोफेन मटेरियल की, यानी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की, ताकि इजीली सब्सटेंसेस हाई कंसेंट्रेशन से यानी वेस्ट हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ मूव कर पाए। याद रखिएगा इस डायलाइजिंग सॉल्यूशन में बिल्कुल प्लाज्मा जैसा है बट वेस्ट नहीं है। अगर वेस्ट हुआ तो भाई मूवमेंट कहां से होगी? हाई टू लो का मूवमेंट कैसे
कैसे होगा, फायदा क्या हुआ? जब आप ये करेंगे तो इस प्रोसेस में याद रखिएगा कॉन्टिन्यूसली आप जो पुराना ओल्ड डायलाइजिंग सोल्यूशन है जो वेस्ट से भरता जा रहा है आप उसको रिमूव कर रहे हैं एंड फ्रेश डायलाइजिंग सोल्यूशन जिसमें वेस्ट नहीं है वो आप डाल रहे हैं। जैसे प्रोसेस पूरा हो जाएगा अब आप इस पेशेंट की बॉडी में ब्लड डाल देंगे। ये बिल्कुल किडनी की तरह काम करता है, लेकिन यहां पे कोई भी रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रही होती है। अगर मैं बात करूं अल्टीमेटली हमारे प्लांट्स की, तो प्लांट्स ऑक्सीजन जो फोटोसिंथेसिस के दौरान बना है उसको रिमूव कर सकते हैं या फिर उसको रेस्पिरेशन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्सेस वाटर को ट्रांसपीरेशन के थ्रू रिमूव कर सकते हैं। वेस्ट को अपने सेल के अंदर प्रेजेंट वैक्यूल में स्टोर कर सकते हैं या फिर जो लीव्स टूट के गिरने वाली होती है उसमें डाल सकते हैं। ऑल्सो बेटा जो उनकी रूट्स होती है उसके थ्रू सॉइल में भी रिमूव कर सकते हैं। ऑल्सो दे कैन स्टोर इन द फॉर्म ऑफ रेजिन्स एंड गम्स। तो दैट वाज ऑल अबाउट लाइफ प्रोसेसेस। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रही हूं, प्लीज डू गिव मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन द चैट सेक्शन। सो ये थी पूरा का पूरा लाइफ प्रोसेसेस एक छोटे से वक्त में आपके पास। आई होप ये पूरा क्लियर था आपके दिमाग में, आपके दिल में। आई विल सी यू विद अनदर वीडियो ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इसी क्विक तरीके से, इसी अमेजिंग तरीके से। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।